DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो कक्षा 7वीं का हिंदी सब्जेक्ट जो आपका विषय है उसके कंप्लीट क्वेश्चनों के आंसर्स हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। आपके सामने सेट बी प्रस्तुत है और लगभग सेट ए और बी दोनों में एक ही जैसे क्वेश्चन थे। तो सेट बी के आपको कंप्लीट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर थे। बिल्कुल आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 26 तक के एक एक क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एक दो क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते ही। और ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इनके आने की भी संभावना वार्षिक में है, क्योंकि ये इनमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं ये कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं, इस पेपर में ऐसे भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी किताब में एनसीईआरटी की किताब में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, है ना। आपका जो नोट्स बना है जिस भी चैप्टर का जो क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों के हम आंसर आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें। और आपने किस प्रकार से लिखा है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब जो मॉडल आंसर्स दिए गए थे उनके क्वेश्चन किस प्रकार से तो आपको मिलाना है और देखना है कि किस प्रकार आपने कहाँ गलती की है ना। आपके नंबर कैसे काटे जा सकते हैं वार्षिक में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही गौर करने योग्य है। तो चलिए हम पहले आपको इस क्वेश्चन एक एक क्वेश्चनों के आंसर्स बताते जाते हैं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो उस कविता का नाम बताना था आपका, मेघ बजे, मेरी भावना, फूले कदम या प्रार्थना। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, मेघ बजे नामक कविता से ये पंक्ति ली गई है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो इसमें कविता ये जो कविता है फूले कदम, इसमें कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो इसका जो सही जवाब है कदम को। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है। तो जो गंगा नदी है वो किसकी निशानी है पाठ के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है भारत की प्राचीनता की। भारत की जो जवाहरलाल नेहरू जी ने गंगा जी के को दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, तो उन्होंने इस गंगा नदी के बारे में महत्व बताया था कि, और ये भी बताया था कि गंगा क्या है, एक बहुत ही भारत की प्राचीनता को दर्शाती है ना, एक प्रतीक चिन्ह है एक भारत की प्राचीनता का। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें दीपू से सभी क्या करते थे। तो दीपू से सभी क्या करते थे, आपको ये तो सबसे बन गया होगा, ईर्ष्या करते थे। आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो जो रेखांकित शब्द कौन सा है, दिन। तो दिन का आपको एक क्या बताना था, समानार्थी, है ना। तो दिनकर ये आपका सूर्य का पर्यायवाची, दिवाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची। तो दिवस, ये दिवस क्या है, ये दिन का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, पंख बना खालिस्तान मेघ बजे। तो हरिचंदन, इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ये वाला हरिचंदन पहले 6वें में भरना था। 7वें में भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक। 8वां देखिए क्वेश्चन, अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान है। जो अष्टांग योग होता है वो उसका चौथा जो अंग है वो क्या है, व्यायाम, है ना। अगला देखिए, दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। जो दया करने वाला व्यक्ति होते हैं क्या बोलते हैं, दयालु। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये दयालु, ये भर देना था। धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक। आगे चलते हैं। शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो शाम के समय गंगा नदी कैसी आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स भी हम आपको आगे नीचे दिखाने वाले हैं। देखिए आपसे, चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर्स दिखा देते हैं, जैसा कि उसमें दिए गए थे ना। फर्स्ट क्वेश्चन का मेघ बजे आंसर है, और सेकंड क्वेश्चन का आपका कदम को, है ना, और थर्ड का आपका भारत की प्राचीनता, फिर इसमें चौथे में ईर्ष्या, पाँचवें में दिवस, छठवें का हरिचंदन है, और 7वें का जवाहरलाल नेहरू,
8वें का व्यायाम और 9वें का दयालु। इस प्रकार से ये क्वेश्चनों के आंसर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और एक एक क्वेश्चनों के आंसर यदि आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक, अनुप्रास अलंकार लास्ट वाला था, फिर 10वें का। फिर 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं 11वां में पूछा है क्वेश्चन कि शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, इसका आंसर आप नोट भी कर सकते हैं और देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए शाम के समय ये लिखा हुआ है, शाम के समय गंगा नदी उदास काली सी चादर ओढ़े हुई सर्दियों में सिमटी सी, है ना, आहिस्ते आहिस्ते बहती हुई अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका इतने प्यारे तरीके से लिखा हुआ ये आंसर से ऐसे ही आपको लिखना था। तो यदि आपने ऐसा आंसर नहीं लिखा है तो इसको आप नोट कर लीजिए, और आपने नोटबुक में इसको नोट करके याद भी कर लेना, ताकि यदि ये आगे वाले एग्ज़ाम में आ जाता है, आने वाले वार्षिक एग्ज़ाम में, तो उसको आप अच्छे से लिख के आएँ। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका 12वां था वो क्या क्वेश्चन था, देखिए 12वें क्वेश्चन में दीन दुखियों के प्रति, दीन दुखी जो जीव है उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए 12वें का, इस प्रकार से कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। दीन दुखी जीवों के प्रति हमारे अंदर दया करुणा का व्यवहार होना चाहिए, ताकि हम उनकी पीड़ा को समझ सकें और यथासंभव उनकी सहायता कर सकें। जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति दया एवं करुणा नहीं जागेगी, हम उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, है ना। तो ये कितना अच्छे तरीके से लिखा है। यदि आपने ऐसा नहीं लिखा है तो बहुत अच्छे तरीके से ये लिखी हुई भाषा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को और विथ आंसर के आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन था दादी की घड़ी कहानी के अनुसार अलार्म घड़ी कहाँ होता है। तो अलार्म घड़ी कहाँ होता है, आप लोगों को लग रहा होगा ये 2-2 नंबर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों लिख दिए। तो छात्रों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए कम से कम 30 शब्द, 30 वर्ड होना चाहिए। 30 शब्दों में वो उसका आंसर लिखा होना चाहिए। यदि उससे 30 शब्द से कम आंसर लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नंबर काटे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आपको कम से कम 30 शब्द लिखने हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो इसलिए थोड़ी सी भाषा इसमें बहुत अच्छी भी लिखी हुई है, और आप पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आएगी। देखिए, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार अलार्म घड़ी हमारे दिल में होती है ना। और आगे भी लिखना था, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देती है। घड़ी की आवाज़ तो बंद भी कर सकते हैं। जो घड़ी होती है, जैसे कोई अलार्म घड़ी है, उसकी आवाज़ तो हम बंद भी कर सकते हैं, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती। जो हमारे दिल में जो घड़ी लगी हुई है उसकी आवाज़ कभी बंद नहीं होती, यह हमें जगा कर ही छोड़ती है। मतलब यदि हमने एक बार शाम को प्रण कर लिया कि हमें इतने बजे जागना है, ये काम करना है, तो हम निश्चित ही उतने बजे जाग जाते हैं। जो जबकि मान के चलो जो अलार्म घड़ी होती है, अलार्म घड़ी जैसे बज गई, हमने 4 बजे का अलार्म लगा और वो बजी, और बजने के बाद हम उसको बंद करके दोबारा भी सो सकते हैं। लेकिन जो हमारे दिल में आवाज़ है, एक बार उसने बोल दिया कि हमें ये काम करने के लिए इतने बजे जगना ही जगना है, तो जाग कर सीधे उस काम में हम लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि दादी की घड़ी कहानी के अनुसार अलार्म घड़ी हमारे दिल में होती है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो ये हमें जगा देती है। घड़ी की आवाज़ तो बंद भी कर सकते हैं, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, यह हमें जगा कर ही छोड़ती है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना था। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देखिए 14वां क्वेश्चन आपका है क्या, पहले वो देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये तुकांत शब्द दिए गए थे कि एक जैसे तुक वाले शब्द हैं, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो ये देखिए आपके सामने आंसर उसका दिए गए है बहुत ही अच्छे तरीके से। चंदन का लंदन भर देना था आपको, है ना, ये वाला। चमक का धमक, है ना, रीता का सीता लिख सकते हैं, और बरस का सरस लिख सकते थे। इस प्रकार से आपके इनके आंसर हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 15वां क्वेश्चन के का आंसर्स भी आपको मिलने वाला है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो जो गणगौर होता है वो आपके मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गणगौर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
जो राजस्थान है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शिव की अर्धांगिनी अर्थात पार्वती है ना, शिव की अर्धांगिनी पार्वती के रूप में गणगौर की पूजा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के अलावा राजस्थान के कई शहरों में की प्राचीन परंपरा है। ये एक परंपरा है कि राजस्थान में मतलब एक लोक नृत्य किया जाता है, एक पूजा की जाती है किसकी, जो शिव भगवान की अर्धांगिनी अर्थात जो पार्वती है उनकी पूजा के लिए गणगौर नृत्य के रूप में मतलब गणगौर नृत्य किया जाता है उनकी पूजा के दौरान। जब माता पार्वती की पूजा की जाती है राजस्थान में, तो वहाँ पर गणगौर एक नृत्य का नाम है, तो वो नृत्य किया जाता है और माता की पूजा की जाती है। तो ये कहाँ कहाँ की जाती है, तो गणगौर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शिव की अर्धांगिनी पार्वती के रूप में है ना, पार्वती के रूप में गणगौर की पूजा उदयपुर है ना, गणगौर क्या है, एक तरीके से माता का नाम ही है ना। तो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के अलावा राजस्थान के कई शहरों में प्राचीन परंपरा रही है। ठीक, तो ये लोक नृत्य किसके लिए किया जाता है, माता पार्वती की पूजा के दौरान। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। इसका छोटा लिखा है, लेकिन इतना छोटा आपको पेपर में नहीं लिखना है, कोशिश करना है कि इसको आपको अपनी बुक से देखना और अच्छे तरीके से, इतना तो लिखना ही लिखना है, ये तो मूल है, इसका मेन जो जड़ है वो यही है। योग के अति सूक्ष्म साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम है ना, आसन, प्राणायाम और व्यायाम भी लिखना था, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके योग के अति सूक्ष्म साधन है। आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें आपके ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 17वां, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा नदी में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों की है, गंगा नदी में ही उनकी भस्म को डाला जाए, इसके लिए उन्होंने ऐसी इच्छा क्यों की थी। तो ये आपको उसका आंसर लिखा होगा आपके सामने। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा नदी में डालने की इच्छा इसलिए व्यक्त की क्योंकि नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा। इससे उनकी अनेकों अनेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृत सौंदर्य उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तन होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है, वह तो भारत की प्राचीनता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी ना होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है ना। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना था, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें भी जो शब्द संख्या है वो काफ़ी थी है ना, इसलिए इसको इतना आपको कम से कम लिखना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, जैसे नहीं याद हो पा रहा तो इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस प्रकार से था। देखिए, पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो कवि ने कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया है, अब हम उसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो इस 18वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है। देखिए, कवि ने मेघ बजे कविता में तपती गर्मी के बाद आए मौसम में बदलाव का वर्णन किया है। हल्का है अभिनंदन से कवि का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु के कारण पेड़ पौधों में नई स्फूर्ति प्रदान हो गई है। वे खुशी से झूम झूम कर अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अगला देखिए क्वेश्चन 19वां। तो 19वां क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं पहले। तो 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया था, सज्जनता की पहचान कैसे होती है। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी पहचान आखिर कैसे होती है। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, आप देख सकते हैं। आपने यदि आंसर लिखा होगा तो आपको पूरे में पूरे अंक दिए गए होंगे। देखिए, सज्जनता की पहचान उस व्यक्ति के आचरण और
व्यवहार से पता की जा सकती है। सज्जन व्यक्ति कभी अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करता, उसके कर्म और अच्छा बर्ताव ही उसे सम्मानीय बनाते हैं, है ना। ये दोनों ही चीज़ें, उसका कर्म और उसका बर्ताव ही उसे सम्मानीय बना देता है। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान की चिन्ह होते एक तरीके से। 20वां क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति का भावार्थ आपके सामने है, देखिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे भगवान, इस संसार के सभी जीव, जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, के प्रति मेरा व्यवहार हमेशा मित्रवत रहे, ताकि मैं उनके सुख दुख और पीड़ा को समझ सकूं और जितनी हो सके मैं उनकी सहायता कर सकूं, है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना था। तो इस प्रकार से आपका ये 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। 21वें क्वेश्चन में पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। तो दीपू को दीदी और भैया दोनों लोग परेशान करते थे। तो इसको थोड़ा सा आपको बना के भी लिखना था, है ना। थोड़ा स्पष्ट नहीं इसमें लिख पाया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आपको पहले तो ये लिख देना था, ये पूरा जो लिखा है। दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी, ना ही डेस्क मतलब ना टेबल थी। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी, है ना। तो ये सब कुछ, जैसे कुछ भी दीपू के लिए लाया जाता था कहीं से भी, उसके मम्मी पापा जो कुछ भी लेके आते थे, तो वो चीज़ें कौन ले लिया करते थे, दीदी और भैया ले लिया करते थे, है ना। जैसे घड़ी लाए थे, अलार्म घड़ी उनकी मम्मी लाई थी, है ना। और वो घड़ी किसने ले ली थी, उनके दीदी और भैया ने ले ली थी, है ना। इस प्रकार से उनको ये दोनों लोग ही, दीदी और भैया दोनों लोग ही बहुत ही एक तरीके से परेशान करते थे, क्योंकि वो दीपू परिवार में छोटा था, इसलिए उनकी भैया और जो बड़ी बहन थी, वो दोनों ही क्या इसको परेशान करते थे। आगे क्वेश्चन है 22वां। 22वां क्वेश्चन आपके सामने। आप अपनी कक्षा के मॉनिटर होते तो क्या क्या कार्य करते। तो देखिए आपका क्वेश्चन है का आंसर आपके सामने है। यदि लड़की के लिए लिखा गया, यदि मैं कक्षा की मॉनिटर होती तो सभी को अनुशासन का पालन करवाती। मैं उन सभी नियमों का पालन पहले स्वयं करती और दूसरों से भी करवाती, है ना। अधिकांशतः यह देखा गया कि मॉनिटर कक्षा में पक्षपात करते हैं। यदि उनकी किसी सहेली ने गृह कार्य नहीं किया होता है तो वे उसका नाम शिक्षक को नहीं देती, परंतु मैं किसी से भी पक्षपात नहीं करती, है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना था। 23वां क्वेश्चन है, किसी एक महान पुरुष के बारे में लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी एक महापुरुष के बारे में 10 वाक्य आपको बनाने थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको बना दिए गए हैं महात्मा गांधी के बारे में, है ना। ये यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 24वां, मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये रहा आपका इस पूरी कविता का मुख्य भाव आपके सामने, देखिए। कवि कहता है कि अहंकार का भाव अपने मन में कभी नहीं पालूंगा, दूसरों को अपने जीवन में ऊंचे स्तर पर प्राप्त करते देख ईर्ष्या नहीं करूंगा और किसी पर भी गुस्सा भी नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट उसका सारांश लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को थोड़ी देर रोक कर लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां। तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो दीपू की घड़ी कहानी के पात्र इस प्रकार हैं, देखिए। इस पाठ की लेखिका मालती जोशी ने बालक के मनोवैज्ञानिक
जो बालक होता है, बालक का मनोविज्ञान, वो मनोवैज्ञानिक विचारों का बारीकी से अंकन किया है। थोड़ी यहाँ विचार लिख देने थे कि बालक के मनोवैज्ञानिक विचारों का बारीकी से अंकन किया है। मनोवैज्ञानिक विचारों का बारीकी से अंकन किया है। मनोवैज्ञानिक के बाद लिख देना था, मनोवैज्ञानिक विचारों का बारीकी से अंकन किया है। फिर यहाँ पर ये देखिए, इस कहानी के मुख्य पात्र निम्नलिखित हैं: दादी, दीपू, दीदी और भैया, है ना। मम्मी भी है उनकी, लिखना चाहते तो मम्मी भी लिख सकते हैं। दादी दादी परिवार की एक समझदार बुजुर्ग महिला है। दीपू परिवार में सबसे छोटा सदस्य है, इसलिए उसके मनोवैज्ञानिक विचारों को इस कहानी में बताया गया है। ठीक, मनोवैज्ञानिक मतलब छोटी सी उम्र में वो किस प्रकार से बड़े लोगों के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में, किस के बारे में कैसा सोचता है, तो वो बताया गया है। दीदी और भैया ये दोनों ही परिवार में दीपू से बड़े हैं। ठीक, इसके बाद 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन आपको प्रधान अध्यापक को एक 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ देखिएगा किस प्रकार से आपको लिखना था। ये इस प्रकार से लिखना था। देखिए 26वां का क्वेश्चन, सेवा में श्री प्रधान अध्यापक महोदय, श्री प्रधान अध्यापक लिखना था, प्रधानाचार्य जी लिख दिए, प्रधान अध्यापक महोदय, फिर केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, या जो कुछ भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना था। यहाँ दिनांक डाल देनी थी, दिनांक 15 मार्च 2022 लिखा है, सॉरी 24 लिख देना था आपको, 24। ठीक, फिर विषय 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आगे देखिए आदरणीय, यहाँ से आदरणीय क्रम से, ये देखिए क्रम, देखिए इसका क्रम कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्रम आपको ध्यान देना था। विनम्र निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 15/3/2024 से 16/3/2024 तक की छुट्टी, मतलब 15 और 16 2 दिन की तक की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा, है ना। और यहाँ धन्यवाद लिख देना था, और नीचे लिख देना था यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम और कक्षा। इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ताकि जैसे ही आपको एक नई जानकारी, आपकी क्लास के बारे में नई जानकारी या पेपर आता है, तो उसकी सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा के रखना। बेल आइकन मतलब एक घंटी का निशान बना होगा उसी सब्सक्राइब पर बटन के बगल से, उसको आपको दबा के रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।